यदि हम साधारण भाषा में इसका परिभाषा समझे तो इसे समझना बहुत ही आसान है। कैसे समझेंगे? देखो, भौतिक गुण वह गुण होता है जो प्रकृति ने स्वयं उसे दिया है। दोस्तों, ये कैसी परिभाषा हुआ, इसको यदि हम समझे कि इंसान को प्रकृति ने या ईश्वर ने, हम जो भी बोलते हैं, गॉड ने, अल्लाह ने इंसान को बनाया, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हालांकि साइंस से अलग चीज है। हम ये समझते हैं कि प्रकृति ने हमें दिया है। हमारा दो ईयर होंगे, एक नोज होंगे, टीथ होंगे, है ना, ऊपर कुछ हेयर होंगे, वो नीचे पैर होंगे, हाथ होंगे। ये क्या है? ये प्रकृति ने दिया है। तो दोस्तों, भौतिक गुण वो गुण होता है जो प्राकृतिक गुण है। सभी को समझ में आया? फिर से सुन लीजिए, धातु का भौतिक गुण वह गुण होता है जो उसका प्राकृतिक गुण है, जो प्रकृति ने उसे दिया है, उसे उसका भौतिक गुण कहते हैं। अब मैं आपके सामने एक एक करके बातें करता हूं, ध्यान से सुनिए। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये धातु का प्राकृतिक गुण है, ठीक है, प्रकृति ने इसे दिया है। इसीलिए जैसा गुण उसमें आया है वो ऐसा ही रहेगा जब तक उसमें एक्स्ट्रा कुछ ना मिला हो। जैसे यदि हम बात करें, प्रत्येक धातु का अलग अलग रंग होता है। जैसे हम बात करें कि एल्यूमिनियम का रंग उजला सफेद, ठीक है। उसके बाद यदि हम कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर का जो कलर होता है ब्लैकिश रेड होता है। चांदी जो है वो भी उजला सफेद, जो ब्राइट के साथ व्हाइट कलर होता है वो। यदि हम गोल्ड की बात करें तो वो थोड़ा सा एलोइश कलर के होते हैं, हल्का सा येलो टाइप के कलर के होते हैं। इस प्रकार से यदि हम लेड के बात करें तो वो ग्रे कलर के होते हैं, हल्के से ग्रे और उजला टाइप का, बहुत ही डल टाइप का होता है। तो ये आप समझ गए कि धातु का वह गुण, ये आप लोग नोट डाउन करते रहे, धातु का वह गुण जिसके कारण प्रत्येक धातु की पहचान होती है, जो कि हर धातु में अलग अलग रंग होता है। अच्छा, एक चीज सुन लीजिए, कॉपर का कभी पूछते हैं ना तो आप डायरेक्ट रेड पे नहीं जाना, वो ब्लैकिश रेड है जो ऑप्शन रहेगा ना, तो वो वाला इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 2, फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 2, जिसका नाम है मैग्नेटिसिटी का गुण या मैग्नेटिक गुण। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जिस धातु में फेरस या लोहा कण पाया जाता है वह मैग्नेटिक होता है। इसी प्रकार से हम लोहा का पहचान कर सकते हैं। लोहा के अतिरिक्त प्राय सभी धातु जो है वो नॉन मैग्नेटिक होता है। हाँ, इसके अतिरिक्त कोबाल्ट भी मैग्नेटिक होता है, क्योंकि कोबाल्ट जो है वो एक मैग्नेटिक धातु है। जब किसी स्टील में 28% तक के कोबाल्ट मिला देते हैं तो वह स्टील परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 3, जिसको हम भार के नाम से या वेट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक धातु का वजन अलग अलग होता है। प्रत्येक धातु का आपेक्षिक घनत्व, जिसको हम डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है, डेंसिटी के आधार पर उसका भार का आकलन किया जाता है। ध्यान से सुनेगा, जिसका अपेक्षित घनत्व या डेंसिटी अधिक होता है उसका वजन भी अधिक होता है, ठीक है। अपेक्षित घनत्व के ऊपर पूरा निर्भर करता है। अब मान लीजिए कि लेड का अपेक्षित घनत्व मान लीजिए 11.7 है, तो जिसमें 6.7 होगा अपेक्षित घनत्व, उसका जो भार होगा वो कम होगा। किसी में 1 अपेक्षित घनत्व पर सेंटीमीटर स्क्वायर है और किसी में 11 है, तो जिसमें 11 होगा उसका अपेक्षित घनत्व अधिक होगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जिसका भी अपेक्षित घनत्व अधिक होगा उसको आप भारी धातु मानेंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम हल्के धातु है, जबकि लेड धातु है जो है वो भारी है। उसके बाद यदि हम उससे आगे जाए तो सबसे अधिक भारी धातु जो है वो ऑस्मियम होता है। सबसे अधिक भारी धातु जो है ऑस्मियम होता है। ऑस्मियम का खोज एक ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1803 में किया था, ठीक है। स्मिथ नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने किया था सन 1803 ईस्वी में। यदि इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेते तो आप एग्जाम देने जाएंगे ना तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिए, 4 नंबर भाई, 4 नंबर बहुत होता है। चलो, अब हम बात करते हैं फ्यूजिबिलिटी के बारे में। फ्यूजिबिलिटी मतलब होता है गलनीयता। तो दोस्तों, प्रत्येक धातु का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर जाकर यहां पिघलने लगता है। इस प्रकार से इसका पहचान भी किया जा सकता है। यदि हम बात करें टीन का तो 230 डिग्री पर यह पिघलने लगता है। इसी प्रकार से लेड 327 डिग्री पर पिघल जाती है, जिंक 420 पर। उसके बाद यदि हम बात करें एल्यूमिनियम 648 डिग्री पर,
उसके बाद 910 पर पीतल, 1010 पर गोल्ड, 1083 पर तांबा, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे 1340 से 1540 तक के स्टील, रॉड आयरन 1600, उसके बाद और आगे बढ़िए तो मोलिब्डेनम 2610, टंगस्टन 3380 और 3600 कार्बन। इस आप बिल्कुल एक मजबूत स्तंभ की तरह बने रहे, नौकरी तो आपको मिलना ही मिलना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ाई करिए, टाइम टेबल बनाइए। चलिए ये आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि चालकता का गुण किसमें अच्छा होता है। तो चालकता क्या है, तो धातु में आप जानते हैं कि प्रत्येक धातु में इलेक्ट्रॉन बहने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन ही तो कंडक्टर में से बहती है। आपके घर में बिजली आती है क्या है, तो दोस्तों उसके कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन का बहना ही ये इलेक्ट्रिसिटी है ना। इलेक्ट्रॉन का बहने से ही इलेक्ट्रिसिटी बहती है, और क्या बहता है, करंट बहता है। तो धातु का जैसे धातु होंगे उसके हिसाब से करंट भी बहते हैं। यदि आप लोहे के तार बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन अच्छे से नहीं बहेगी। इसी प्रकार से यदि आप कॉपर का वायर लेंगे तो कॉपर में से अच्छे इलेक्ट्रॉन बहता है, इसलिए हम बोलते हैं कि कॉपर का वायर जो होता है वो अच्छा कंडक्टर और थर्मल एक्सपेंशन का गुण वाला होता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि हम बात करें सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है, अर्थात सबसे अच्छा चालकता का गुण किस धातु में पाया जाता है, तो दोस्तों यहां पर चांदी अपने बाजी मार जाती है। चांदी में सबसे अच्छा कंडक्टर का गुण होता है, चांदी को इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं, और उसके बाद सोना, दूसरा नंबर पे गोल्ड आता है, उसके बाद कॉपर आता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है। इसी प्रकार से अलग अलग श्रृंखला बनता है। तो साथियों अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि चांदी का वायर क्यों नहीं बनते हैं। तो दोस्तों चांदी का वायर कितने महंगे होंगे, चोरी कितने होंगे, सोचो आप। लेकिन अभी भी जहां पर गुड कंडक्टर की आवश्यकता होती है, बहुत सारे डिवाइस, कंप्यूटर जैसे डिवाइस के अंदर अभी भी कॉपर का सिल्वर का वायर का यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरे नंबर पे जो आता है गोल्ड, तो गोल्ड भी बहुत सारे पैनल वालन में अभी भी यूज होता है। उसके नंबर 3 में जो आता है वो कॉपर है, और कॉपर का यूज तो आप सभी ने देखे होंगे कि ज्यादातर वायर जो है कॉपर का ही होता है। आपके घर के वायर हो, आपके ट्रांसमिशन वायर हो, ये सभी चीज जो है वो कॉपर का ही होता है। तो कॉपर बहुत ज्यादा यूज नहीं करते, लंबे दूरी के लिए कॉपर का यूज क्यों नहीं करते, तो दोस्तों कॉपर का यूज ज्यादा दूरी, लंबी दूरी पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉपर जो है वो एक भारी धातु है। यदि उसको 100 मीटर दूरी पर मोटे तार को लटकाया जाए तो उसमें जो वजन है, वजन के कारण क्या होती है, तार जो है वो नीचे आ जाती है। इसीलिए एक तो वो हो गया, दूसरा कॉपर जो है वो एक महंगी धातु है। महंगे होने के कारण कॉपर यदि हर जगह यूज करने लगेंगे तो चोरों के बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और आपके घर तक लाइट भी बराबर नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि चोर डेली चोरी करेंगे। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए कॉपर जो है वो ज्यादा यूज नहीं करते हैं। उसका जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के बीच में एक कठोर वायर डालकर उसके चारों ओर से यदि आप देखेंगे तो कोर वायर रहता है, एक्सटेंशन लाइन जो रहता है, ट्रांसमिशन लाइन जो रहता है, खंभों में से जो लाइट गुजरती है बड़े बड़े, है ना, वो सभी एल्यूमिनियम का वायर रहता है। उसके अंदर के एक नाइक्रोम का वायर रहता है बीच वाला, जो कि मजबूत भी रहता है, वो उसमें वजन आ जाता है, और बाकी ऊपर से रहता है एल्यूमिनियम का वायर। आप लोगों को समझ में आया क्या, मुझे बताएं। यदि आया हो तो हाँ हाँ बताएं, अन्यथा ना बताएं। बनावट मतलब होता है स्ट्रक्चर। आप सभी को पता है कि बनावट मतलब होता है कि संरचना, इसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि दुनिया में जितने भी चीजें हैं, जो भी पदार्थ है, सभी जुड़ जुड़ के बनता है। यदि हमारा बॉडी भी बनता है तो वो कोशिकाओं से मिल मिल के बनता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से संरचना मतलब होता है स्ट्रक्चर। मेटल में भी देखेंगे तो सभी मेटल में किसी ना किसी प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर के कारण ही धातु एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक वृहद रूप लेता है। समझ में आया। जैसे यदि आप एक ईटा बनाते हैं, ईटा समझते हैं ना, ईट, ईटा, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। यह एक पत्थर भी देखेंगे तो उसके ऊपर देखेंगे आप दाना 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 रहता है, इसका मतलब यह है कि वो स्ट्रक्चर से जुड़ा है। कुछ चीजें जो है वो आपके इस आंखों से नहीं दिखाई देता, यदि उसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास से या माइक्रोस्कोप आदि इस प्रकार से चीजों से देखेंगे तो आपको उसमें दिखेंगे बड़े 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 संरचना से बना है। तो दोस्तों स्ट्रक्चर मतलब होता है कि जब किसी पदार्थ को हम लेते हैं तो उसके साथ दूसरे चीजों के छोटे छोटे कणों से मिलकर जब बनता है तो उसे उसका संरचना या स्ट्रक्चर कहते हैं। बनावट के आधार पर आमतौर पर 3 प्रकार के स्ट्रक्चर होता है। यदि हम बात करें कौन कौन सा होता है तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर लिखिएगा। 1 नंबर पे होता है ग्रेनुलर। ग्रेनुलर
ठीक है, ग्रेनुलर। नंबर 2 में आता है फाइबर, और नंबर 3 क्रिस्टल। इसको क्रिस्टलाइट बोलते हैं। अच्छे से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। इसको हम लोग आगे मिटा देंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि मेरे को जगह की जरूरत है अभी। अब देखिए, ग्रेनुलर मतलब होता है छोटे छोटे महीन महीन बारीक बारीक कणों से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है। और फाइबर मतलब होता है कि पतले पतले रेशेदार, इसको बोलते हैं रेशेदार। क्या बोलते हैं इसको? रेशेदार। और इसको बोलते हैं मणिवीय। समझा दूंगा, चिंता नहीं करें आप बिल्कुल भी। इसको बोलते हैं दानेदार। अब ध्यान दो मेरे तरफ। ग्रेनुलर मतलब होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ जो दाने होते हैं, जो ग्रेन होते हैं, वो होते हैं इसमें। यदि हम इसमें बात करें, आपने बेसन के लड्डू खाए होंगे। बेसन की लड्डू, बेसन कैसे रहता है? बहुत पतले पतले छोटे छोटे कण में रहते हैं। जब उसको सभी किसी खाने पीने की चीज में सभी को एक साथ मिलाकर हम बना देते हैं लड्डू, तो बन जाता है। इसके जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदरूनी कैसे बनेंगे? ये बनेंगे दानेदार, अर्थात ग्रेनुलर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, ग्रेनुलर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो होता है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर कहां पाया जाता है? तो स्टील में पाया जाता है, स्टील में, ठीक है। मीडियम कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, इस प्रकार के स्टील के अंदर में आप देखेंगे तो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है। ध्यान रखिएगा, याद करना, एग्जाम में पूछते हैं। तो बेसन के लड्डू क्या है? तो आपको बताना है कि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर वाले लड्डू है, ठीक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं फाइबर। तो आप लोगों को पता होगा कि फाइबर फाइबर आप लोग बहुत सुने हैं कि बिस्किट में फाइबर होता है, गेहूं में फाइबर होता है। तो दोस्तों, फाइबर मतलब होते हैं रेशेदार। तो हमारे बॉडी में फाइबर की जरूरत पड़ती है। जो डाइजेस्ट सिस्टम है, वो उसमें रेशेदार खाद्य पदार्थ की भी आवश्यकता पड़ती है। रेशा मतलब होते हैं जो छोटे छोटे पतले पतले, एकदम बालों से भी पतले पतले जो रेशे होते हैं, वो रेशेदार है। कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिखता है। यदि आपने सोन पापड़ी खरीदे होंगे बाजार से, वो हो सकता है मोतीलाल के सोन पापड़ी हो, या हो सकता है आकाश ब्रांड के हो, या मनोहर लाल, जो भी है, बड़े बड़े ब्रांड के आते हैं। तो उसके सोन पापड़ी को जब आप उठाते हैं तो देखना एकदम हाथ में टूट जाते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो कैसे स्ट्रक्चर होता है? पतले पतले ऐसा रेशे रेशे होते हैं, तो वो रेशेदार होते हैं। और इस प्रकार के जो चीजें हैं, वो क्या है? सोन पापड़ी में देखने को मिलता है। सोन पापड़ी, सोन पापड़ी इस प्रकार के स्ट्रक्चर का एग्जांपल है। यदि हम मेटल में बात करें तो इसमें रॉट आयरन, रॉट आयरन में इस प्रकार के स्ट्रक्चर को देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त और किस में देखने को मिलता है? तो इसके अतिरिक्त आप तांबा में भी, तांबा मतलब कॉपर में भी इस प्रकार से का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा नंबर, ये जो है क्रिस्टलाइट। तो दोस्तों, क्रिस्टल मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के स्ट्रक्चर के अंदर बड़े बड़े डिगले डिगले स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, बड़े बड़े, एक दूसरे के साथ जब आपस में जुड़ते हैं तो भी इसमें गैप रहता है, गैप रह जाता है इस प्रकार से। ये देखिए, आपको गैप देखने को मिलेगा इसमें। तो दोस्तों, यदि आप सभी अब भारतीय हैं, तो आपको मालूम होगा कि बूंदी से लड्डू भी बनते हैं, बूंदी से लड्डू भी बनते हैं। या आपने तरह तरह के काजू किशमिश बादाम बादाम सब मिला के एक लड्डू बनता है उसको, या मोतीचूर के लड्डू भी देखे होंगे आपने। तो बहुत सारे जो लड्डू बनते हैं भारत में, वो लड्डू जो है वो क्रिस्टलाइट होता है। मतलब यदि उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस प्रकार से क्रिस्टल के भांति देखने को मिलेगा, मतलब कि, है ना, ये इस प्रकार से, क्योंकि एक दूसरे के बीच में गैप भी रहेंगे, इस प्रकार से क्रिस्टल बनता है। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाला चीज जो है, वो एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा? बूंदी के लड्डू। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, बूंदी की लड्डू। तो दोस्तों, बूंदी का लड्डू जो है वो क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और यदि मेटल में बात करें तो कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट आयरन में इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाया जाता है, या ब्रोंज में भी इस प्रकार से स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब कांसा, ब्रोंज में भी
इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाया जाता है, ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे अपारदर्शी, मतलब कि अपग जो होता है, जो नहीं दिखता है, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो दोस्तों कोई भी धातु ऐसा नहीं है जो ट्रांसपेरेंट हो, किसी भी धातु से आर पार नहीं देखा जा सकता, ठीक है। अब यदि बात करें कि एक ऐसा धातु बताइए जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। आप सभी को पता होंगे कि जो तरल धातु होते हैं, तरल मतलब लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाले मेटल होता है, वो कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, मरकरी। वाह यार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप सभी को पता है कि एक मेटल ऐसा भी है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें और भी है जो हम आगे जाके चर्चा करेंगे।